वेलकम बैक। पाकिस्तान में मईशत के हवाले से हमने बात की ब्रेक से पहले, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये बात करेंगे कि इसका असर किस पे पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक ख़ानदान जो गुज़िश्ता 7 महीने से इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठा हुआ था, उसकी आवाज़ इसी प्रोग्राम के ज़रिए, इस प्रोग्राम के मेज़बान हामिद मीर ने आप तक पहुँचाई अब से 3 महीने पहले। और उस ख़ानदान के एक फ़र्द पर कारोकारी का इल्ज़ाम लगा, उसकी 70 केनाल की अराजी पर कब्जा कर लिया गया और वो पूरा खानदान इंसाफ के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठा रहा। गुज़िश्ता रोज़ उस खानदान ने ये कोशिश की कि जब उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही तो वो खानदान खुदसोजी कर ले, अपने आप को जला ले और अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर ले। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनको बंद कर दिया गया। इस वक्त थाने में बंद हैं। पहले जब आज से 3 महीने पहले उनसे बात की गई थी, उनकी आवाज़ हुकूमती ऐवानों तक, इंसाफ के ऐवानों तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी, तो वो क्या कोशिश थी, पहले ये देखिए। हम ये कि हमें चौथा माह हम इधर बैठे दर बदर हो रहे, कोई भी हमारी नहीं सुन रहा। किधर भी जाते हैं, किसी दफ्तर पे जाते हैं, हमें धक्के मार के निकाल देते हैं कि नहीं हम तुम्हारी इधर नहीं मदद करेंगे, तुम लोग सिंध चले जाओ। जिस तरह हम सिंध से हैं, जिला दादू हमारी तहसील खैबर नाथन शाह है, उधर गोट का माडो है, वहाँ पे रईस लियाकत चांडियो है जो कि बदमाश है, वो जो उस इलाके का डाकटियाँ जो भी होती हैं उसके वो करवाता है। उसने मेरे ऊपर जो है अपनी भतीजी के साथ उसने कारोबारी का इंजाम लगाकर रात को हमारे औरतों को अगवा करके हथारों के साथ लेके गया। हमारी जिन्हें मेरा कजन है उसको कारीगरों का इल्जाम लगा के 70 एकड़ जमीन पे उसने कब्जा कर लिया है। मेरी भाभी और मेरी बहन को उठा के हथियारों के साथ अगवा, रात के टाइम अगवा करके उसने। जी, जहां पर गरीब गरीब से गरीब तर होता जाए और अमीर अमीर से अमीर तर होता जाए, वहां पर इस तरह के माशरती मसाइल जन्म लेते रहते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे कि फ़ारूक सलीम साहब ने शुरू में कहा कि हमारी माशरी वैल्यूज़, हमारी जो माशरी कदरें हैं वो ख़राब हो रही हैं, और उसी का ये एक मज़हर है। नफीसा साहिबा, आपका ख़ुद ताल्लुक़ सूबे सिंध से, सिंध के इलाके की ये फैमिली यहाँ पर बैठी रही और उन्होंने एहतजाज किया, एहतजाज करते रहे, प्रेस क्लब के सामने बैठे रहे और उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाई भी गई। मगर कल क्या हुआ ये भी देख लीजिए, फिर आप बताइए। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, पहले देख लें कि कल क्या हुआ इनके साथ। भाई के पास नहीं जाना आपने। जी, आपने देखे ये मनाजिर। माशी मसाइल अमूमन माशरती मसाइल की वजह हुआ करते हैं। पाकिस्तान में इस साल खुदकुशी का रुझान 24% बढ़ चुका है। इंसानी हुकूक कमीशन बराए पाकिस्तान के मुताबिक मौजूदा साल के पहले 3 महीनों में खुदकुशी के 392 वाक़यात हुए। खुदकुशी करने वालों में 280 मर्द जबकि 112 खवातीन और 160 लोगों ने खुदकुशी की कोशिश की। नफीसा साहिबा, इस केस के हवाले से, कारोकारी के हवाले से मैं हाँ, लेकिन इसको ये लेके आगे बढ़े ना, मैं आपको ये बताती चलो, एक फैक्ट है ये, आप रिसर्च कर लें कि कारोकारी में जब खून हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट जो पुलिस जो चालान करती है वो 100% केसेस चालान करती है। लेकिन आपको पता है कि जब जुडिशरी में वो निकल के आते हैं तो कन्विक्शन रेट क्या है? 3%, 3%। जो हम लोग इतने इंसाफ की बात कर रहे हैं तो हम लोग बार बार यही कहते हैं कि वी हैव टू। मगर इस खानदान की तो पुलिस ने भी नहीं सुनी। नहीं, मैं इस खानदान की बताती हूँ कि मैंने खुद ये केस सुना है, मैंने इसको फॉलो भी किया है और मैंने खुद, इनका पर्चा दर्ज हो गया था। मैंने इनका पर्चा भी दर्ज हुआ है, डीपीओ से भी बात हुई है, बंदा गिरफ्तार हुआ, डीपीओ ने गिरफ्तारी भी ली और फिर डीपीओ ने ये भी कहा कि ये घोटकी तक आए, मैं इनको एस्कॉर्ट करके वहां लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन कई और हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस हो और ये फैमिली ना सिक्योर फील करती हो, लेकिन जहां तक इंतजामिया की बात है, फुली उन्होंने कहा कि हम ताउन करने के लिए तैयार है, हमारी सरहदों पर आए और हम उनको एस्कॉर्ट करेंगे, हम उनको जमीनों पे बिठाएंगे। मकसद ये था, ये दिखाने का मकसद ये था कि इनकी जो आवाज है वो सुनी जाए। आपने कहा सुनी, आपने जो कानूनी कार्रवाई की, बहरहाल इनका मसला हल नहीं हुआ, इन्होंने अपने आप को जलाने की कोशिश की। मैंने कुछ फिगर्स बताए कि 24% खुदकुशी का रुझान बढ़ चुका है
اور اس کی ایک بنیادی وجہ جو معلوم ہوتی ہے، فاروق سلیم صاحب نے ابتدا میں بتایا کہ ہماری معاشرتی قدریں خراب ہو رہی ہیں، وہ انحطاط کی طرف جا رہی ہیں، اور نفیسہ صاحبہ کہتی ہیں کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے، پنجاب کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر معاشی مینیجرز جو ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے، اس کا اثر ملک کی معیشت پہ پڑ رہا ہے، تو آپ بھی برابر کی ذمہ داری ہیں۔ میں خود ویٹ کری تھی کہ ان کی بات کا میں جواب دوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بیسک جو میں نے سٹارٹ کی کہ ہر ملک کی اکانومی جو ہے انڈسٹریز اور کیسے ریز ہوتی ہے، آپ بتائیں نا، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پنجاب میں انہوں نے بجلی اور گیس کے والے سے کیا حال کیا، اس پہ بھی میں ٹائم نہیں لوں گی۔ میں سب سے پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب میں کیا اقدامات کیے گئے بجلی کے، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ نے اب تک کچھ نہیں کیا۔ یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت انڈسٹریل زون میں بجلی کی بہت بڑا منصوبہ جو ہے سی ایم نے شروع ہونے والا ہے، اور اس کے آپ ابھی ریزلٹس دیکھیں گے۔ اس کے بعد کول گیسیفائرز کے ساتھ بجلی انشاءاللہ بجلی اور گیس کی جو کمی ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد کوڑا کرکٹ کے ساتھ بجلی پیدا کی جائے گی۔ یہ ہمارے اپنے کیونکہ دیکھیں پنجاب میں انہوں نے بجلی اور گیس کی شارٹیج اتنی زیادہ ہوئی کہ فیصل آباد تڑپتا رہا، سارا مزدور طبقہ، ایون وہ چٹنی اور روٹی کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ دیٹ واز ناٹ بیکاز آف پنجاب گورنمنٹ، دیٹ واز ڈیو ٹو فیڈرل گورنمنٹ۔ جبکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فیڈرل کوئکلی بتا رہی ہوں آپ کو، سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ یور ٹائم اور مائی ٹائم، بٹ کچھ باتیں، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ایک ادارہ ہے جو جنرل مشرف نے شروع کیا فار بزنس پیپل۔ یہ ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر توجہ دینی ہے۔ یہ ادارہ ایک بڑا مشرف صاحب اس کو بنا کے گئے، اور یہ ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے، اس پہ لاکھوں اربوں کا خرچہ ہو رہا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اس کے اندر کوئی بزنس بندہ جانا چاہتا ہے، وفاقی ادارہ ہے، اور اس کے بعد سمیڈا ادارہ ہے، اٹ از اے وائٹ ایلیفنٹ۔ اس کے سارے پروجیکٹس یہ لوگ لاکھوں اربوں لگا دیتے ہیں، تالے پڑے ہوتے ہیں ان پروجیکٹس کو۔ کبھی آپ مجھے بلائیے گا، میں آپ کو نیم آؤٹ کروں گی۔ جب فیڈرل گورنمنٹ کی فار بزنس کمیونٹی اینڈ فار بزنس یہ اقدامات ہیں، ہمیں یہ پالیسی پہ اگر ہم یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر پنجاب کی معاشی حالت خراب ہوتی ہے تو وفاق کی پالیسیز ہیں، نفیسہ صاحبہ آپ کا کہنا ہے کہ وفاق پر اثر پڑتا ہے، وفاق پہ اثر پڑتا ہے اگر پنجاب ان کا حصہ ہے، اگر وہ اپنا حصہ پورا نہیں ڈالتے تو وفاق کی معاشی صورت میں بلیم گیم نہ کریں کہ کیونکہ پنجاب جو ہے بہت بڑا حصہ ہے اکانومی کا، یعنی یہ کہنا کہ 908 ارب کی کرپشن ہے تو اس میں ان کا بھی آپ نے سنا بات یہی ہوئی ہے کہ یہ پنجاب کو اپنا حصہ پوری طرح سے ڈالنا چاہیے، پنجاب سے جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ رکیوں، یہ پنجاب کہتا ہے جی وفاق نے ہمارے ہاتھ باندھ رکھے۔ حقیقت کیا ہے؟ مسعود صاحب، جتنی بھی علامات آپ سامنے رکھ رہے ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ علامات ایک ایسی ریاست کی ہیں جو فیلئر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ شاید ہمارے جمہوریت پسند سیاستدانوں کو اس کی سنگین نوعیت کا احساس نہیں ہو رہا کہ 1000 سال اگر آپ اکنامک ہسٹری کا پچھلے دیکھ لیں تو جس سبجیکٹ کے اوپر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی ہے وہ ہے کہ وائی نیشنز فیل، کہ ریاستیں فیل کیوں ہو جاتی ہیں، ملک فیل کیوں ہو جاتے ہیں۔ ابھی 3 ہفتے پہلے ایک بہت ہی زبردست کتاب آئی ہے جس کا ٹائٹل ہی یہ ہے کہ وائی نیشنز فیل، اور انہوں نے پچھلے 1000 سال کی جو ریسرچ ہے اس کو بہت ہی سمپل کر کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ 193 ممالک ہیں جو ممبر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، آپ نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہیں، اور وہ آپ کو بتا دیں گی کہ آپ کا ملک فیل ہونے کی طرف جا رہا ہے یا کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے صرف 3 کوالٹیز کہا ہے، 3 کریکٹرسٹکس کہا ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ میں دیکھیں۔ پہلا انہوں نے کہا ہے کہ کیا آپ کی لیڈرشپ خود غرض تو نہیں ہے، کیا آپ کی لیڈرشپ لالچی تو نہیں ہے، اور کیا آپ کی لیڈرشپ تاریخ سے کمپلیٹلی اگنورینٹ تو نہیں ہے۔ آپ ان 3 کریکٹرسٹکس کو ذہن میں رکھیں اور آپ پارٹی اکراس پارٹی لائن دیکھیں۔ میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتا، میں نواز لیگ کی بات نہیں کرتا، کیا لیڈران ابھی تک جو ہمیں ملے کیا وہ لالچی نہیں ہیں، کیا خود غرضی کے ایلیمنٹس ان میں ہیں یا نہیں؟ اگر یہ 3 کوالٹیز ہیں، وہ ہارورڈ کے اکانومسٹ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا پچھلے 1000 سال کی ریسرچ کو آپ بھول جائیے، یہ سمپل ایشوز ہیں۔ ٹھیک ہے فاروق سلیم صاحب، اس پر واپس آ کے بات کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، اور ہم نے اقتصادی صورتحال سے شروع کیا، ہم نے بات کی کہ اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہیں، اور اب بریک پر جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کے بات کریں گے کہ کوئی حل بھی ہے ان تمام چیزوں کا یا کوئی حل نہیں ہے۔
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले फरूख सलीम साहब का कहना यह था कि 3 अलामात हैं, अगर उनको जांच लिया जाए तो पता चल जाता है कि हुकूमत, रियासत अपनी फेलियर की तरफ बढ़ रही है या नहीं। ये खुदगर्जी है अगर उसके लीडरों में, लालच है उसके लीडरों में, तो मुल्क या रियासत जो है वो इन्हितात की तरफ जाएगी, और अगर तारीख से कोई सबक नहीं सीखा तो इन्हितात की तरफ जाएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर मैंने आज अखबार में देखी कि ट्यूनिस के साबिक सदर ज़ैनुल आबदीन ने यह ऐलान किया है कि उनके जो स्विस असासे हैं वो मुल्क में वापस ले आते हैं, क्योंकि मुल्क की तरफ से उन पर प्रेशर था। 3 फैक्टर आपके सामने मौजूद हैं। नफीसा साहिबा, आपके सामने ये बयान रखता, इस खबर को भी रखता हूं कि आपने भी सुना होगा कि ज़ैनुल आबदीन जो हैं वो अपने असासे स्विस बैंकों से वापस लेकर आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी सदर के खिलाफ इस तरह की बात की जाती है और एक कंट्रोवर्सी है, एक बहुत ही खतरनाक किस्म की कंट्रोवर्सी है जिसका कोई हल नज़र नहीं आता। और फिर ये 3 अलामात जो इन्होंने बताई, मसले का हल, एक तो हमारे यहाँ माशी सूरत हाल हमारी बेहतर नहीं है और उसके बहुत बुरे असरात हमारी सोसाइटी पे पड़ रहे हैं। आपके क्लोजिंग रिमार्क्स इन तीनों चीजों पर। उन्होंने स्टेट फेलियर की बात की। मुझे तो गुजरे कई सालों से जो एक्सपर्ट्स इतने बड़े बड़े तज्जिए करते हैं, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान क्राइसिस स्टेट, पाकिस्तान दिस स्टेट, तो इस वक्त तो मुल्क तो मैप पे रहना ही नहीं था। मैं समझती हूँ कि इस किस्म के डूमसेयर्स जो हैं, मैं आई डोंट इवन बिलीव देम, मैं ना उनको पढ़ती हूँ। फिर उन्होंने लीडरशिप की, आपने कहा इंडिकेटर्स बताए कि ये है, ये है, ये है। मेरे नज़दीक एक इंडिकेटर है लीडरशिप का, और वो ये है कि अवाम आपको उस मनसब पर लाए और आप पॉपुलर मैंडेट से आए, और वही पॉपुलर मैंडेट अगर आपको रिजेक्ट करता है तो सर आंखों पर, और कोई मेरे लिए इंडिकेटर नहीं है। अब इस मुल्क की मुसीबत ये है कि नॉन इलेक्टेड एलीट जो है वो ऑफन जो इलेक्टेड लोग हैं उनको अंडरमाइन करते हैं, उनको करप्ट और बुरा भला करके उनसे मैंडेट छीनते हैं। और ये आज से नहीं है, ये पाकिस्तान की तारीख से है, 1954 से लेकर आज तक। यानी करप्शन को अलग तरीके से देखना होगा। ये नहीं, आप ये देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। इस मुल्क की हुक्मरानी कौन करेगा? एक्सपर्ट्स करें, एक्सपर्ट्स करें, और करके हमने देखा ना, अगर जो एक्सपर्ट्स की, मुशर्रफ साहब की हुकूमत एक्सपर्ट्स की थी, जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत एक्सपर्ट्स की थी। जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगी जी, फौरी तौर पे फेयर इलेक्शंस क्विकली अनाउंस करे गवर्नमेंट, ताकि करप्ट, जी बिल्कुल तैयार है, ताकि करप्ट हुक्मरानों से जान छूटे। एक बात, अपना मंशूर रिव्यू कर रहे हैं अभी तो आप? नहीं जी, मंशूर रेडी है, इंशाल्लाह हम कुछ दिन आप देखेंगे कि वो सामने आ जाएगा और बेहतरीन मंशूर है। नंबर 2 जी, नंबर 2, आप मुझे मेरी बारी में बोल रहे हैं, देखें एक करप्ट हुक्मरानों से जान छुड़ाई जाए मुल्क को। नंबर 2 ये है जी कि एक यूथ एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम जैसे पंजाब गवर्नमेंट दे रही है कि उनको शुरू से हम 16 साल पढ़ाते हैं सरकारी नौकरी देने के लिए, हमें उन्हें शुरू से टेक्निकल ट्रेनिंग्स पे लाना चाहिए ताकि बेरोजगारी खत्म हो। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए जिसमें यूथ को हम किसी धंधे लगाएं, फिर बाद में उनको हम टेररिस्ट बनते हैं, क्यों बनते हैं? जी, तालीम। आपके यहाँ तालीम का मुशीर एक ऐसा आदमी लगाया गया पंजाब में जिस पर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, मैट्रिक पास नहीं वो बंदा, और तालीम का मुशीर। इसके ऊपर भी एक डिबेट चाहिए। आई थिंक वील टेक टाइम, लेकिन वहां पर अगर ऐसे हुआ होगा, बट जो टेक्निकल ट्रेनिंग, इट्स माय टाइम नफीसा, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जैसे पंजाब में होते हैं, छोटे छोटे बच्चे को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं ताकि अगर उसे नौकरी ना भी मिले तो उसकी एजुकेशन के साथ साथ वो अपने पांव पे खड़ा हो सके। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर साहब, एक तरफ से जवाब आया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक तरफ से जवाब आया तालीम। आप फरमाएं कि क्या मसले का हल क्या है? क्या बुनियादी मसाइल हल किए बगैर मसले का कोई हल निकलता है? मईशत को बेहतर किया जा सकता है, आवाम की बेचैनी दूर की जा सकती है? मसूद साहब, 2 हकायक और मजीद सामने रख लीजिए। मूडीज ने कुछ दिनों पहले कहा है कि अगले 1 या 2 सालों में खदशात बड़े हाई हैं कि शायद पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। मेरा कहना नहीं है, ये मूडीज इन्वेस्टर सर्विस कह रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्यू रिसर्च ने कोई हफ्ता भर पहले जो सर्वे किया है उसमें उन्होंने कराची से लेके पेशावर तक के पाकिस्तानियों से पूछा है और टोटल 31% पाकिस्तानियों ने कहा है कि उनका एतमाद एक जमहूरी हुकूमत पर है, और 61% लोगों ने कहा है कि उनका एतमाद जमहूरी हुकूमत पर नहीं रहा। ये 4.5 साल का नतीजा है जो हमें अब पाकिस्तानी बता रहे हैं। ये बड़े संगीन किस्म के नताइज हैं। अब देखिए, 1970 मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन हल है या नहीं है। 1973 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमें एक कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। उसके बाद से हमने 9 इलेक्शन करवाए हैं, 9 इलेक्शंस हैव गॉन थ्रू।
वही वाले लोग दोबारा जीत के आते हैं। उन 9 इलेक्शंस का नतीजा आप देख लीजिए कि 342 MNAs, 100 से ज्यादा कुछ सेनेटर्स और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबरान, उनके दोस्त और उनके अहबाब, 2 या 3 हजार पाकिस्तानी होंगे जिनके प्रॉब्लम्स हल हो गए। बाकी 18 करोड़ पाकिस्तानियों के प्रॉब्लम्स पिछले 9 इलेक्शंस के नतीजे में बढ़ते से बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सवाल सीरियसली मसूद साहब मुझे खाए चले जा रहा है, क्योंकि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि अब नया इलेक्शन करवाएंगे तो क्या ये 18 करोड़ अवाम की तरफ जाएंगे, या कानून साजी वैसे ही होगी जो कि सिर्फ अपने 2 या 3 हजार आदमियों को प्रोटेक्ट करने के लिए की जाती है, और कानून साजी 18 करोड़ अवाम के लिए नहीं की जाती। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, ना कि अयाशियों पे और ट्रिपों पे लाखों और बहुत शुक्रिया आप देखिए, तीनों ये मेहमानों का। प्यू के जो सर्वेज है ना, ये इलेक्शन के दिन साबित होंगे कि अब प्यू प्रिवेल करता है या अवाम की राय प्रिवेल करती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। इनको मैंने यहाँ पर हमारे गुफ्तगू एक्सपर्ट्स हुई। को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करनी चाहिए, फिर ही वो समझेंगे कि इस मुल्क के डायनामिक्स क्या हैं, लोकल डायनामिक्स बहुत क्या शुक्रिया, हैं, बहुत शुक्रिया अवाम आप क्या तीनों चाहते हैं। मेहमानों का। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये सामने आया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो मईशत भी बेहतर हो सकती है, माशरती बुराइयां भी खत्म हो सकती हैं। नून लीग का मानना यह है कि तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए, और अगर तालीम पर तवज्जो नहीं देंगे और जो करप्शन है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा तो मुल्क स्टेबल नहीं हो सकता। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब का कहना यह है कि 3 इशारे हैं, 3 इंडिकेटर्स हैं। अगर कौम इन्हितात की तरफ जा रही है तो ये देख लेना चाहिए कि लीडर किस तरह के हैं, वो खुदगर्ज तो नहीं है, लालची तो नहीं है, और उन्होंने तारीख से कोई सबक सीखा है या नहीं सीखा। और वो ये भी कहते हैं कि उनको नहीं पता कि अगले इलेक्शन इन मसाइल का हल है या नहीं, जो मसाइल इस वक्त हमें दरपेश हैं। एक और यहाँ पर आर्गुमेंट आया और एक बात कही गई कि अवाम फैसला करेंगे कि कौन सा सियासतदान कैसा है, और उसको अगर दोबारा इलेक्ट करेंगे तो फिर अवाम जाने और अवाम का काम जाने वो मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि उस कौम की किस्मत नहीं बदलती जो खुद अपनी किस्मत बदलना ना चाहे। अवाम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अब जो इलेक्शन आएंगे उनमें वो क्या फैसला करते हैं, किन लोगों को लेकर आते हैं। अगर मसाइल का हल चाहिए, मईशत की बेहतरी चाहिए, माशरती इक़दार को बेहतर चाहिए, तो उन लोगों को लेकर आना होगा जिनसे कोई उम्मीदें वाबस्ता हैं, और ये यकीन है कि वो उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।